दोस्तों नमस्कार। हम अपने बुद्ध ज्ञान बुद्ध लाइफ का पार्ट 4 पर हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं आप हमारी वीडियो देखें और उसमें उसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपको उसके अंदर कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें बताइए कमेंट करके, ताकि हम उसको आने वाली वीडियो में वैसे इम्प्रूव करके आपको पेश करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके सपोर्ट से और ऐसे आगे वीडियो बना सकें। तो चलिए हम आगे अपनी अगला स्टार्ट करते हैं अंश। ये अंश इसमें अब हमें सिद्धार्थ गौतम का बचपन के बारे में बताएंगे और उसने बचपन कैसे क्या था और कैसे अपने आगे कैसे बढ़ा सिद्धार्थ के बारे में अवगत है। तो अगला अंश है बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने के योग्य हो गया और बातचीत करने लगा तो शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए। उन्होंने सुशोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभ्या के मंदिर में ले जाना चाहिए। सुशोधन ने स्वीकार कर लिया और महाप्रजापति से बालक के कपड़े पहनने के लिए कहा। जब वह अपने वस्त्र पहना रही थी तब बालक सिद्धार्थ ने अति मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता चला कि उसे मंदिर ले जा रहे हैं तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज के अनुरूप वह चला गया। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा प्रारंभ करी। जिन 8 ब्राह्मणों को सुशोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वो ही उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वह जानते थे, जब वो सब सिखा रहे थे, तब सुशोधन ने आदित्य देश के उच्च कुलपति प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, दर्शन, देव, वेद, वेदांग तथा उपनिषदों की ख्याति प्राप्त विद्वान संबित को बुलाया। उसके हाथ पर सोने के पात्र से समर्पण का जल सिंचन करते हुए सुशोधन ने आचार्य को शिक्षण के निर्मित सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसके शिक्षण में सिद्धार्थ ने तब के सभी दार्शनिक सिद्धांतों का प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त उसने आलार कालाम के शिष्य भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता तथा समाधि के ज्ञान सीख लिया। उसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। प्रारंभिक लक्षण। जब कभी वह अपने पिता के खेतों में जाता और वहाँ कोई काम नहीं होता तो वो किसी एकांत में समझाकर ध्यान का अभ्यास करने लगता। उसके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं तो दी जा रही थी, किंतु उसे एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। सुशोधन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती न हो जाए कि सिद्धार्थ को मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह पौरुष में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। वह यह पसंद नहीं करता था कि एक व्यक्ति दूसरे आदमी का शोषण करे। एक बार वह अपने कुछ मित्रों सहित अपने पिता के खेत में था। वहाँ उसने देखा मजदूर खेत जोत रहे थे, बांध रहे थे और पेट काट रहे थे, किंतु तपती धूप में उनके तन पर पूरे कपड़े नहीं थे। वह उस दृश्य से द्रवित हो उठा। उसने अपने मित्रों से कहा, क्या यह उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? ये कैसे ठीक हो सकता है? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी के फल से गुलछर्रे उड़ाए। उसके मित्रों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर ना था, क्योंकि वो जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास रखने वाले थे जिससे मजदूर सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और अपने स्वामी को इस प्रकार सेवा करने में वह बाध्य को ही भोग रखता है। शाक्य लोग वप्रंग नाम के एक उत्सव बनाते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला वह ग्रामीण पर्व था। प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को स्वयं अपने हाथों से हल जोतना होता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और उसने अपने हाथों से हल चलाया। यद्यपि वह विद्वान था, फिर भी उसे शारीरिक श्रम में तनिक भी घृणा नहीं थी। वह योद्धा वर्ण से संबंधित था और उससे धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से मना करता था। उसके मित्र कहा करते थे, क्या तुम शेरों से डर लगता है? वह उत्तर देता था, मैं जानता हूँ कि
तुम शेरों को मारने नहीं जा रहे हो, तुम हिरण तथा खरगोश जैसे निर्दोषों को, जानवरों को मारने जा रहे हो। शिकार के लिए न सही, कम से कम यह देखने के लिए तो आ ही जाओ कि तुम मित्रों का निशाना कितना अचूक है। वो कहते हैं। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को यह कहकर आविष्कार कर देता था कि मैं निर्दोष पशुओं का वध होते देखना नहीं पसंद करता हूँ। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बहुत चिंतित रहती थी। वह उसे साफ तरह करते कहती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करने से तुम सीख सकते हो और किस प्रकार ठीक ठाक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से कहता है, लेकिन माँ, एक खतिये को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी ने उत्तर दिया, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं होता था और वह गौतमी से पूछा करता था, माँ, यह तो बताओ कि एक आदमी का यह कैसे कर्तव्य हो सकता है कि वह दूसरा आदमी को मारे? गौतमी तर्क देती है, मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन क्षत्रिय को तो आवश्यक ही लड़ना चाहिए। यह खतिये नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब खतिये परंपरा एक दूसरे प्रेम करेंगे तो क्या किसी को वो मारे वो राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इस पर गौतमी को उसके ही निर्णय पर छोड़ देती थी। वह साथियों को उनके साथ बैठकर ध्यान हेतु प्रेरित करने का प्रयास करता था। वह उन्हें बैठने का तरीका सिखाता था। वह उन्हें एक विषय पर अपने चित्त एकाग्र करना सिखाता था। वह उन्हें ऐसे विचारों को चुनने के लिए कहता, जैसे मैं प्रमुदित हूँ, मेरे संबंधी प्रमुदित हो। लेकिन उसके मित्र इस बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे और उसकी हंसी उड़ाते थे। वे आंखें बंद कर ध्यान के विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत वे अपनी आंखों को सामने शिकार के लिए हिरण को पाते और अथवा खाने के लिए इस मिठाइयाँ देखते। उसके माता पिता को उसके हर इस प्रकार के एक पक्षी ध्यान रखना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि क्षत्रिय जीवन में सर्वथा विपरीत है। सिद्धार्थ को विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित कर सकती है। वह समय को सही सिद्ध करने के लिए जब भी वह प्राणियों के बारे में विचार करते हैं और या तो हमारे आरंभिक चिंतन भेदभाव से होता है। हम मित्रों को शत्रुओं का भिन्न कर देते हैं। हम अपने पशुओं को पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं। इस विभाजक रेखा से हम ऊपर उठना चाहिए और हमें ऐसे तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन को व्यवहारिक जीवन की सीमाओं के ऊपर ले जाएं। ऐसी ही उनकी तार्किक प्रवृत्ति। उत्कृष्ट कारुणिक भावना उसके बचपन की विशेषता थी। एक बार वह अपने पिता के खेतों में गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे बैठा आराम कर रहा था और प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहा था। तब वह इस प्रकार बैठा था, तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उसके सामने आकर गिरा। पक्षी को एक तीर मारा गया था और वह तीर उस शरीर में घुस गया था और इस कारण वह पक्षी फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़ा। उसने पक्षी के तीर निकाला और घाव पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में उठा लिया और उस स्थान पर आया जहाँ पे पहले बैठा था। उसने अपनी ऊपरी वस्त्रों से पक्षी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती लगा लिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा। थोड़ी देर में उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहाँ आ गया। उसके पास शिकार के लिए हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि यह उड़ते हुए तीर को चलाया था और वह घायल पक्षी हो गया, किंतु वह दूर उड़कर कहीं और गिर गया। उसने जब बोला, क्या उसने तुम देखा? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ कहकर उत्तर दिया और उसने पक्षी दिखाया और उसे पूरी तरह स्वस्थ ही हो गया। देवदत्त ने मांग की कि पक्षी उसे दे दे। सिद्धार्थ ने पक्षी के लिए इनकार किया और दोनों में घोर विवाद हो गया। देवदत्त को तर्क था कि वह पक्षी उसका मालिक, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को स्वीकार कर दिया। उसने तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होने का दावा कर सकता है, भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है। दोनों में से एक का पक्ष झुकने के तैयार न था। मामला करने के लिए न्यायालय में पहुंच गया। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय लिया। देवदत्त
तभी से सिद्धार्थ के साथ स्थायी बैरी बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसने फिर भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पक्षी जान बचाने को प्राथमिकता दी। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थी। सो ये थी उसका बचपन का जीवन। अभी हम आगे और पढ़ेंगे अगले अध्याय में। तो आज के लिए इस पार्ट में हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। और आप हमारी वीडियो देखें, उसमें देखें और उसमें कमेंट करिए आपको कुछ इसमें और कुछ अच्छा चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग अपने अगली वीडियो बनाएंगे। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हैं वीडियो में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग रहेगा तो हम ऐसे अपने अच्छी और वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंश में।